हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं पलायन वेग क्या है, पलायन वेग का व्यंजक। ठीक है। क्लास 11th फिजिक्स में दोस्तों चैप्टर जो 6 है उसमें पलायन वेग ये जो क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण है और ये दोस्तों हर वर्ष पूछा जाता है। पलायन वेग क्या है, पलायन वेग का व्यंजक। ये दोस्तों आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है और एनुअल एग्जाम, इनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए चर्चा करते हैं पलायन वेग क्या है इसका व्यंजक। लेकिन दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर की है क्या चीज और इसका महत्व क्या है। और दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पलायन वेग दोस्तों जैसे आपको पता होगा, कोई वस्तु ऐसी स्थिति से फेंकी जाए कि वह पृथ्वी पर वापस ना आए। जैसे अपन यहाँ से उपग्रह को ऐसे वेग से फेंक दें कि वह कभी भी दोबारा वापस लौटकर न आए, है ना। मतलब अंतरिक्ष को क्या कर जाए, मतलब दोस्तों सीमा को पार कर जाए, अंतरिक्ष में चला जाए। तो वह एक न्यूनतम वेग होता है जिस वेग से हम फेंके कि वह वस्तु वापस ना आए। इसी तरह हर ग्रहों के लिए एक निश्चित वेग होता है। जैसे चंद्रमा के लिए भी वेग होगा, पृथ्वी के लिए भी वेग है ना कुछ और दूसरे ग्रहों का भी वेग होगा, जिस वेग से दोस्तों उसके वो गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या कर जाए, पार कर जाए, मतलब वापस ना आए। तो वह वेग क्या कहलाएगा, एक प्रकार से पलायन वेग कहलाएगा। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आता। क्लियर, चीजें समझ गए। जैसे आपके पास एक पृथ्वी है, समझिए ये, और इसका गुरुत्वीय क्षेत्र है और यहां से हम कोई वस्तु फेंक रहे हैं तो एक निश्चित वेग दोस्तों जिससे वो ऊपर की ओर चला जाए और फिर वापस ना आए, ना आ पाए, है ना। तो दोस्तों ये जो वेग कहलाएगा वो पलायन वेग कहलाएगा। ठीक है ना, चीजें समझ गए। पलायन वेग दोस्तों स्केप वेलोसिटी इसे इंग्लिश से बोलते हैं। ठीक है ना, स्केप, इसीलिए इसको वीई से प्रदर्शित करते हैं। वीई, कैपिटल वी, स्मॉल वी दोस्तों। ठीक है। तो पलायन वेग समझ गए होंगे कि एक न्यूनतम वेग जिस वेग से हम वस्तु को फेंके तो वह गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या कर जाए, पार कर जाए, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या कर जाए, पार कर जाए और वापस कभी ना आए दोस्तों, तो वह वेग कहलाएगा, पलायन वेग कहलाएगा। ठीक है ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं पलायन वेग का व्यंजक। तो चीजें आपको दोस्तों दो फार्मूले यहाँ पे बनने चाहिए मुख्य रूप से। एक तो अविकेंद्री बल, वो होता है दोस्तों, अविकेंद्री बल का फार्मूला क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं, 1/2 mv² है। ठीक है ना। और ये दोस्तों स्केप होगा तो ई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक फार्मूला और दोस्तों, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो ये दो फार्मूले आपसे ही बन रहे हैं ना। तो एक फार्मूला ये हो जाएगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितना होता है दोस्तों, -gm/m/r होता है। ये चीजें मैंने सब कुछ सिद्ध कराया यदि आप क्रम से पढ़ाई करे होंगी। और दोस्तों एक गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बराबर कितना होता है, कैपिटल G/m/r²। ये भी लास्ट में लगेगा, लेकिन मुख्य रूप से ये दो फार्मूले हैं। इन दो फार्मूले से अपन दोस्तों पलायन वेग निकाल देंगे। ठीक है, लास्ट में इसको रखेंगे तो जी का भी उस पर संबंध आ जाएगा। चीजें समझ में आए। तो 3 यदि फार्मूले यदि आपसे बन रहे हैं ना तो ये व्यंजक कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। तो समझिए दोस्तों, माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है। शॉर्टकट में हम समझते हैं, माना आपके पास एक पृथ्वी है दोस्तों, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है, त्रिज्या आर है, इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल आर है। ठीक है। इसकी सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान, यहां पर दोस्तों स्मॉल एम द्रव्यमान की किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। कितनी होगी बता सकते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया दोस्तों। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा दोस्तों -G/m/r, क्योंकि एक का द्रव्यमान कैपिटल एम है पृथ्वी का और सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी हुई है। तो दोस्तों गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आ गई कितनी, -Gm/r। ठीक है, डिवाइड में r। इतना चीजें क्लियर हो गए दोस्तों। अब हमको थोड़ा सा समझना है, क्या समझना है कि जैसे आपका एक गुरुत्वीय क्षेत्र है, सॉरी दोस्तों ये गुरुत्वीय क्षेत्र है। ठीक है। और दोस्तों ये अनंत है, चीजें समझ रहे हैं ना। तो ऊपर की ओर हम फेंकेंगे वस्तु को तो गुरुत्वीय यहां पर दोस्तों स्थितिज ऊर्जा तो आ गया आपके पास -Gm/r, लेकिन जब बाहर की ओर जाएगा तो यहां गति क्या होगा दोस्तों, निश्चित नहीं है, कितना भी गति हो सकता है। तो यहाँ स्थितिज मतलब स्थित होने की जो ऊर्जा होती है, मतलब स्थिर अवस्था में, तो वहां पर 0 होगी। क्यों होगी 0, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए जब कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वहां स्थितिज ऊर्जा लग ही कहाँ रहा है, वहां तो गतिज ऊर्जा लग रहा है। अब अनंत में चला गया तो स्थिर रहेगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों अनंत में वो अनियमित रूप से गति करता रहेगा। तो चीजें क्या समझी आपने कि यहां पर सतह पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, -Gm/r। लेकिन दोस्तों अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी,
तो 0 होगी। तो यहां से यहां तक में कितना कुछ ना कुछ वृद्धि हुआ होगा, तो कितना वृद्धि हुआ होगा, अंतिम में से प्रारंभ को घटाएंगे, तो अंतिम में 0 है, प्रारंभ में दोस्तों यहां पे इतना है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। समझ रहे हैं बात को ना, कि जब हम पिंड को पृथ्वी सतह से फेंकते हैं दोस्तों, कहां से फेंकते हैं, पृथ्वी की सतह से फेंकते हैं, ठीक है ना, तब दोस्तों उसके गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में कितनी वृद्धि होती है। समझिए, हम यहां पर लिख सकते हैं कि जब पिंड को पृथ्वी सतह से फेंकते हैं, कहां से फेंकते हैं, पृथ्वी सतह से फेंकते हैं, तो पिंड के स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, बताइए, आप ही बताइए कितनी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, कितनी होती है दोस्तों, कैसे निकालेंगे। लास्ट में कितना है ना, लास्ट में 0 है और प्रारंभ में कितना है, इतना है, ठीक है, तो घटा देंगे ना, क्योंकि दोस्तों घटा क्यों रहे, क्योंकि हमको कितना परिवर्तन हो रहा है ना, मतलब अंतिम में पिंड की स्थितिज ऊर्जा कितनी है, मतलब अनंत में कितनी है, और दोस्तों प्रारंभ में कितनी है, तो अनंत में से प्रारंभ को घटा देंगे। अब दोस्तों यहां पर यदि मैं कह दूं कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप ही बता सकते हैं GM/R हो जाएगा। ये आ गया दोस्तों क्या आपके पास, तो आ गया स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, मतलब DU आ गया। इतना चीजें क्लियर दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितना हुआ, GM/R, मतलब यहां से यहां तक में वृद्धि। अनंत में तो 0 होगा, याद रखना यार, क्योंकि अनंत में कोई निश्चित ही नहीं है क्या गति कर रहा है। समझ रहे हैं ना दोस्तों, चीजें क्लियर है ना। अब देखते हैं कि जब वस्तु ऊपर की ओर गति कर रहा है तो उस पर तो गतिज ऊर्जा होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए आगे लिखना है, यदि पिंड का पलायन वेग क्या होगा दोस्तों, VE होगा, है ना, एस्केप वेलोसिटी, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी दोस्तों, 1/2 mve²। अब देखिए जितना यहां पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, वृद्धि होगा, वही गति में बदलेगा। चीजें समझ रहे हैं ना यहाँ पे, कि जो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि है तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, ठीक है ना। यहां पर लिखना है आपको कि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो आगे क्या लिखना है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकला कि प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, GMM, मतलब सॉरी, ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 1/2 mve², और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी है, GM/R। इतना क्लियर दोस्तों। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर होगी क्या, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। कितना वृद्धि हो रहा है स्थितिज ऊर्जा, वो गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। चीजें समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है, कुछ डिवाइड हो रहा है, क्या क्या कट रहा है, तो यह M से M कट रहा है, तो बच्चे कितना दोस्तों, 1/2 VE² बराबर GM/R। इतना क्लियर है। अब करेंगे क्या, पक्षांतर कर दें, 2 को पक्षांतर कर दें, तो VE² बराबर कितना, 2 GM/R। दोस्तों वर्ग है, उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो VE बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी यहां से m से m कट गया था ना, तो यहां दोस्तों m से m कट गया था ना, यहां पर मेरे को मिस्टेक हो गया था, यहां पे m नहीं रहेगा, क्योंकि m से m कट गया तो m नहीं रहेगा, यहां पर कितना बचेगा, GM/R। क्लियर है इतना, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। अब एक चीज और आपको समझना है कि आपने पढ़ा होगा गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण मैंने प्रारंभ में ही फार्मूला बता दिया था, G बराबर कितना होता है दोस्तों, GM/R। ये होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, यहां पर स्क्वायर होता है, ठीक है, R²। अब देखिए दोस्तों यहां पर GM/R है, यहां R², तो एक R यदि मैं पक्षांतर कर दूं तो GR बराबर कितना हो जाएगा, GM/R²। देखिए चीजें ये है, यहां 2 R था तो एक R इधर कर दिया, ये दोनों पक्षों में R का गुणा भी कर दूं तो एक R से R यहां पे कट जाता, दोनों पक्षों में R का गुणा कर देता, कुछ भी आप अपने दिमाग से लगा लीजिए। अब समीकरण 1 में मान रख दो, मान रखने पर रख दीजिए, चलिए GR हो जाएगा ना GM/R² के जगह, सॉरी यहां पे यार लिखने में आज
थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, GM/R है, ठीक है ना। तो यहां पर GM/R है ना, उसके जगह अपन GR कर दें, बस हो गया। V बराबर हो जाएगा दोस्तों √2GR, और यही आ गया पलायन वेग का व्यंजक। कितना इजी है, नॉर्मल है। बस मैंने दो जगह थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक किया था, ये किए नहीं होगा, ठीक है, और ये किए नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक R से R तो इधर मैं पक्षांतर कर दिया था ना, तो यहाँ पर बच्चा एक R, सिंगल R बच्चा, ठीक है। तो इस GM/R की जगह कैट स्मॉल GR यहाँ पर आप रख सकते हैं, और मैंने वही किया, मैं कुछ नहीं किया, इस GM/R के जगह GR रख दिया बस, ठीक है ना। और यही दोस्तों आपका पलायन वेग का व्यंजक है। क्लियर है ना। तो ये दूसरा एक सरल विधि है दोस्तों, और एक और वैकल्पिक विधि है जिसमें समाकलन करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा लेंदी है। इसलिए मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं वैकल्पिक विधि भी समझा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।